ये देखें जी, आ जाए आके आ जाए। अभी किस पे बात हो रही है? एट्रीब्यूट्स पे। किस पे? तो एट्रीब्यूट्स का मैंने ये कहा था कि जी एक है डेटा एलिमेंट। क्या है? डेटा एलिमेंट। डेटा एलिमेंट का तो वजूद है, कोई वो खुद उसकी अपनी कोई निशानी है डेटा एलिमेंट की, ठीक है। मगर एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो औसाफ हैं। क्या हैं वो? औसाफ। वो लाएं आपकी मर्ज़ी, ना लाएं आपकी मर्ज़ी। मगर H1 अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं हेडर के ऊपर, H1 का लाना तो लाजमी हो गया कि नहीं हो गया? तो डेटा एलिमेंट का लाना एक्शन के लिए वो क्या है? लाजमी है। एट्रीब्यूट का लाना लाजमी नहीं है, आपकी मर्ज़ी है। वो आपके पास एक ऑप्शन आ जाती है, चॉइस आ जाती है, इख्तियार आ जाता है कि आप उसमें लाना चाहें या कि लाना ना चाहें। अब ये देखें मैं कहता हूँ H1, ये H1 क्या है जी? डेटा एलिमेंट है ना, ठीक है। एक इसका स्टार्ट है, एक इसका क्या है? एंड है। सही हो गया। यहाँ पे कुछ भी लिखूँगा तो ये H1 वाला जो मतन है, हेडिंग है, इस पे क्या कर देगा? अप्लाई कर देगा। ठीक हो गया। तो मैं कहता हूँ माई H1 टाइटल, तो इस पे ये अप्लाई कर देगा कि नहीं कर देगा? कर देगा ना। मगर अब मैं कहता हूँ नहीं भाई, मुझे कुछ और काम नहीं करना है, मैं एट्रीब्यूट लाना चाहता हूँ। क्या लाना चाहता हूँ? एट्रीब्यूट। और वो भी किसके ऊपर? H1 के ऊपर। तो कहाँ घुसूँगा मैं? किसके ऊपर जाऊँगा? दरवाजे के ऊपर जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा? वो आपने दरवाजे को कलर करना है तो दरवाजे के ऊपर जाओगे ना। दरवाजे के ऊपर नहीं जाओगे तो कहीं और कलर करोगे तो वो तो जहाँ मर्जी लग जाए, वो तो फिर दीवार पे लग जाएगी। समझ गए बात? तो इसको कहाँ लगाना है? H1 के अंदर, यहाँ। तो ये एक एट्रीब्यूट हमने क्या पढ़ा है? HREF पढ़ लिया ना। वो HREF में बहुत आसान है। HREF लिखना है हाइपरलिंक के लिए। जितने भी बनाना चाहो आप बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। उसके पीछे HREF के लिए, वो हाइपरलिंक पे जाने के लिए डेटा एलिमेंट क्या है? ए है। ए है। क्या है? ए। वो ए बेचता है। मगर उसके अंदर भेजना किसके ऊपर है? किधर फेंकना है आपको उसने? तो HREF से। किससे? तो हाइपरलिंक आप देंगे तो उसका एट्रीब्यूट का वो हमने देख लिया कि उसको लिखा उसके अंदर। किसके अंदर? ए के अंदर लिखा और इक्वल साइन डाला और उसके बाद कोटेशन मार्क के अंदर, डबल कोटेशन मार्क के अंदर हमने उसका एड्रेस दे दिया, भेज दिया। अब मैं कहता हूँ ये स्टाइल, ये क्या है? स्टाइल। इस स्टाइल को इधर लिखा मैंने। ठीक हो गया। इसकी और मज़े की बात भी है कि अगर आप लिख रहे होंगे ना नोट पैड प्लस प्लस में, तो गलत एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे तो उसको कलर ही नहीं देगा। आप समझ जाएंगे ये कमांड नहीं है, मैं गलती कर रहा हूँ। सही हो गया। तो ये लिखा, इक्वल साइन डाला। आगे आती है वैल्यूज़। क्या आती हैं? अब देखें, ये है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड डैश कलर, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड समझते हैं? ठीक है। एक है फॉन्ट लिखा हुआ है ना, ये देखें जी, बैग मैं अभी समझ, ये लिखा है वसीम, तो इसके पीछे एक बैकग्राउंड कलर है, वो क्या है? वाइट। और फ्रंट एंड क्या है? ब्लू है। आसानी होगी कि नहीं होगी? बैकग्राउंड डैश कलर के मैं इस H1 का जो बैकग्राउंड डैश कलर जो देना चाहता हूँ, तो लिखा जाएगा बैकग्राउंड डैश कलर के बैकग्राउंड में क्या? इमेज भी आ सकता है। बैकग्राउंड डैश इमेज भी आ जाएगा कि इमेज देना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? तो वैल्यू दे रहा हूँ, बैकग्राउंड डैश कलर, और आगे वैल्यू क्या है? मैं कहता हूँ पावर, ये क्या है जी? पाउडर ब्लू। क्या है? या आप कुछ लिखते रेड कर दें। अच्छा, ये कलर के नेम मैं कहाँ से याद करूँगा? तो गूगल पे जाएं, लिस्ट ऑफ कलर नेम, या HTML
कलर नेम यूज्ड इन एट्रीब्यूट्स, ऐसे लिखे पूरी लिस्ट आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो वो आप खुद गूगल करेंगे, आपको पता चल गया। और कलर बेताशा है, लाजमी नहीं है कि ये सॉलिड कलर ही हो, रेडियंट कलर भी होंगे जो मिक्स करके लाते हैं, ठीक है। उनके कोड होते हैं, वो कोड लिख देते हैं। बहरहाल वो आगे आप समझ जाएंगे, कोई ऐसा मुश्किल है नहीं है। तो मैं कहता हूँ इसको बैकग्राउंड कलर क्या दे दो, रेड दे दो। ये जो H1, ये माई H1 टाइटल जो मैंने लिखा है, इसको बैकग्राउंड कलर क्या दे दो, रेड दे दो। ये देखें, मैं इसको यहाँ से Ctrl+C से कॉपी कर लेता हूँ, नई फाइल बना लेता हूँ कि आपको मतलब सही है। ये लिया है और इसको सेव कर देता हूँ। मैंने बताया था ना, जब सेव करेंगे तो किस में सेव करेंगे, HTML में करेंगे, तो तब वो समझेगा ना। ठीक हो गया जी। और ये मैं style1.html नाम जो है ना डॉट, सही है। तो .html मैंने लिख दिया, तो बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया, इसको सेव कर दिया। ठीक है, इधर से भी रन कर सकते हैं या डायरेक्ट उस डायरेक्टरी में चले जाएं। ये मैंने सेव किया ना, style1.html, इसको चलाएं। सही है। क्या किया इसने, जो H1 था स्टाइल उसने तो वही रखा, उसका फॉन्ट शर्ट, मगर बैकग्राउंड कलर उसको क्या दे दिया आपने, दे दिया। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी और मज़े की बात होती है, ये जो ब्राउजिंग में है कि आप विंडोज़ को जितना छोटा करते जाएं, वो खुद बहुत चीज़ क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, उसमें एडजस्ट। तो ये बैकग्राउंड कलर उसको हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। किधर, ये है ना, हाँ। तो ये इसको कलर दे रहा है। अच्छा, अब मैं क्या उठाता हूँ, P उठाया, पैराग्राफ, ये पढ़ा हुआ है ना डेटा एलिमेंट पैराग्राफ का, है जी। देखें, मैं कहता हूँ P क्या है, डेटा एलिमेंट है जो क्या स्टार्ट करता है, पैराग्राफ। और P का एक स्टार्ट है, एक क्या है, एंड है। और एट्रीब्यूट जो लगाना है तो किसके अंदर लगाना है, P के पैरेंथेसिस के अंदर जाना है। P के डेटा एलिमेंट का जो स्टार्ट है, स्टार्ट एंगुलर ब्रैकेट, जो उसके अंदर जाना है और P के बाद जाना है। वही चीज़ लिखी है मैंने, स्टाइल बैकग्राउंड कलर टोमेटो, बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया, टोमेटो कर दिया, ये कर दिया। इसको सेव करें, ये पैराग्राफ में ये चीज़ लिखी जाएगी। और अब देखें, ठीक है, तो पैराग्राफ का कलर जो है ना टोमेटो हो गया, ऊपर क्या है वो रेड है। सही है, ये हो गया। ये आगे और मैं ये देखें, ये है जी H1 स्टाइल। यहाँ बैकग्राउंड कलर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कलर लिखा है। क्या लिखा है, कलर। और कलर क्या कर दिया है, ब्लू। फिर मैंने कहा पैराग्राफ कलर क्या कर दो, रेड। तो ये फोरग्राउंड हो जाएगा, मतलब है ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ होगा ना वो इस कलर में लिखा हो, टेक्स्ट कलर हो जाता है। ये क्या हो जाता है, टेक्स्ट कलर हो गया। इसको मैं सेव करता हूँ। अब देखिएगा, ये दो चीज़ें नीचे और आएंगे। समझ आ गई बात। तो इसको क्या दे दिया हमने,
नीचे वाले हेडिंग को हमने उसका सिर्फ एट्रीब्यूट में क्या दिया हमने, स्टाइल में, वैल्यू में क्या दिया, कलर, क्या दिया, कलर, और कॉलन के साथ क्या लिख दिया, जो भी कलर दे, तो वो उसको टेक्स्ट कलर उसका ये आ गया। ठीक है, हमने कमांड में यहाँ पर बैक स्पेस का ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन वहाँ पर स्पेस आ रही है, वहाँ पर स्पेस का ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन आगे दिया हुआ HTML फाइल में हैं, लाइन ब्रेक, लाइन स्पेस। हाँ, पी जो है ना खुद स्पेस देता है, पैराग्राफ खुद स्पेस देता है। न्यू पैराग्राफ जो हम लिखते हैं ना, तो एक लाइन का, वैसे भी इंग्लिश में या उर्दू में लिखें तो एक लाइन का गैप दे के वो लिखा जाता है। तो पी क्या करता है, वो खुद ही स्पेस दे देता है। दिए ना उससे स्पेस, ये देखें, ये दिस इज हेडिंग, उसके बाद पी से स्टार्ट किया था ना, तो पी ने ये वाली स्पेस, ये दरमियान में जो स्पेस है, ये किसकी वजह से आई है, पी की वजह से, ये खुद ही पैराग्राफ की वजह से आती है स्पेस। ठीक है, अच्छा जी, अब नीचे देखिए एक और चीज़ लिख रहे हैं, एक और एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट स्टाइल ही है। एट्रीब्यूट क्या है, स्टाइल ही है, और स्टाइल के अंदर क्या चीज़ें तब्दील हो रही हैं, उसके वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, वैल्यूज़। अब इसमें चले जाते हैं, आगे आ जाओ तुम दोनों, इधर आओ। उस्तादों की जो है ना 4 आंखें होती हैं, और समझे आप देखें, इधर देखें, स्टाइल दिया, फॉन्ट साइज़ जो है ना, मैं कहता हूँ जो उसका फॉन्ट है H1 का, उसको 300% क्या कर दो, बड़ा कर दो, और फॉन्ट साइज़ नीचे पी पैराग्राफ का जो असल उसका फॉन्ट था उससे 160% ऊपर करो। नहीं समझे बात, एक चीज़ ये होती है ना कि जी इसको 300% बढ़ा दे, 200% बढ़ा दे, ये कह रहा है उसको कह रहा है कि देखें स्टाइल, वही एक ही एट्रीब्यूट इस्तेमाल हो रहा है स्टाइल, और उसके अंदर आ रहा है फॉन्ट साइज़, क्या आ रहा है, फॉन्ट साइज इक्वल साइन आ रहा है 300 टाइम, और आपको पता है कि ये हम एट्रीब्यूट लगा रहे हैं, और H1 के अंदर जाना पड़ेगा, और जाने का तरीका लिखने का एट्रीब्यूट का क्या बना कि एट्रीब्यूट का नाम आएगा, इक्वल साइन आएगा, ब्रैकेट के अंदर उसकी क्या आएगी, वैल्यू आएगी। सही हो गया, तो ये वैल्यू हमने उसको दे दी, इसको जो है ना चलाते हैं। ये देखिए पहले क्या था, माई H1 टाइटल, ये इसका साइज था ना, ठीक है, उसने उसके रिलेटिव दिस इज हेडिंग को 300 टाइम क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। पैराग्राफ का फॉन्ट ये था ना, ये साइज था पैराग्राफ का, नॉर्मल का, पी का, तो मैंने उसको कहा कि 160 टाइम क्या कर दो, बड़ा कर दो। तो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि जी आपके सामने जब कोई चीज़ आएगी तो आप उसको इस तरीके से कर लोगे। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि जी हमें डायरेक्ट वर्डप्रेस सीख लें। डायरेक्ट वर्डप्रेस सीखने में मुश्किल हो जाती है, भाग जाते हैं कि क्योंकि इन चीज़ों का उनको पता नहीं होता। तो वहाँ तो वो ऑप्शन जो है ना वो ड्रैग एंड ड्रॉप वाले होते हैं, तो समझ नहीं आती कि जी पैडिंग क्या है। आगे आप पढ़ेंगे पैडिंग, क्या पढ़ेंगे इसमें, नेक्स्ट क्लास में हम जो पैडिंग, बहुत ही अहम चीज़ है, बहुत ही अहम चीज़, पैडिंग आप पढ़ेंगे। अब पैडिंग का वर्डप्रेस में भी कंसेप्ट है, वो लाता है वैल्यूज़ के पैडिंग क्या होनी चाहिए। अब पैडिंग का मुझे बेसिक कंसेप्ट है ही नहीं, तो मैं तो उसको यूज़ ही नहीं करूँगा, मुझे तो पता ही नहीं होगा। समझ गए ना कि जी आपने एक बॉक्स के अंदर जो है ना नाम लिख दिया, तो बॉक्स का कलर आपने कर दिया, ये जैसे है, ऊपर देखें ये दरवाज़ा है ना, तो दरवाजे के ऊपर खड़े हो जाओ बेटा, हाथ लगाओ, ये दरमियान में जो लकड़ है ऊपर वाली, माविया खड़े हो जाओ, ये जो लकड़ है, ठीक है जी, ये एक बॉक्स है, ये क्या है, एक बॉक्स है। इसमें आप कुछ लिखना चाहते हो, कोई आपको यहाँ से कहता है कि जी इसमें लिखो, तो आप कहोगे कि जी ऊपर से कितना छोड़ना है, नीचे से कितना छोड़ना है, उसको लेफ़्ट से कितना छोड़ना है, उसको राइट से कितना छोड़ना है। और जो पेंटर आएगा तो वो क्या करे, तो मैं उसको कहूँगा बिल्कुल दरमियान रखना है, बिल्कुल क्या रखना है, दरमियान। और इस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख दो। आई समझ नहीं आई, तो ये होगी पैडिंग कि टॉप से कितनी छोड़नी है, बॉटम से कितनी छोड़नी है, राइट से, लेफ़्ट से, मतलब समझ रहे बात। तो ये सारी चीज़ें उसमें बहुत आसानी से इसमें भी आ जाएगी उसमें। तो ये चीज़ आ गई इसमें जी। ये फॉन्ट साइज समझ गए। अब मुझे बताएं स्टाइल क्या है, एट्रीब्यूट है, स्टाइल क्या है,
बस याद कर लो। स्टाइल क्या है? एट्रीब्यूट है, सारे डेटा एलिमेंट में घुस जाता है, मगर बी आर में तो नहीं घुसेगा ना। और बी आर क्या है? वो तो लाइन देता है, उसमें तो घुसने की ज़रूरत है नहीं। अच्छा, एक और चीज़ भी याद रखें बी आर की तरह की, वो है जी एच आर। क्या है? एच आर बी आर की तरह है, उसका स्टार्ट तो है मगर एंड नहीं है। एच आर क्या करता है? हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देता है। आप लाइन लगाते हैं नहीं लगाते? आपको टाइटल बनाते हैं उसके पूरी क्या लगा देते हैं? लाइन लगा देते हैं। एच आर लाइन लगा देता है, ये भी एक डेटा एलिमेंट है। एच आर क्या लगा देगा? लाइन खींचेगा। ये देखें, नजर आई लाइन है नहीं? अलग करता है। हाँ, इसमें घुस जाएगा, एच आर में घुस जाएगा क्या? एट्रीब्यूट। क्यों? आप बताएं ना जी, क्यों घुसेगा? लाइन में क्यों घुसेगा एट्रीब्यूट? वैसे कॉमन सेंस है, लाइन का वजन बन सकता है। देखा ना, एक लाइन है, उसके वसफ बन सकता है कि नहीं बन सकता? लाइन कितनी मोटी हो, कितनी चौड़ी हो, कलर क्या हो लाइन का, वो बात समझे नहीं समझे? तो लाइन में क्या हो जाएगा? वो घुस जाएगा। मगर ब्रेक लाइन वो खुद ही वसफ है एक तरह से, उन्होंने ब्रेक मार। बात समझे नहीं समझे? तो ये जो प्रोग्रामिंग होती क्या है? प्रोग्रामिंग ये होती है कि एक तरफ अब बंदा समझ जाता है, चीज़ें समझ जाता है, और फिर जब काम करने लगता है, करते करते उसको ये चीज़ ज़रूरत पड़ी, ये पड़ी, वो चीज़ें उसके, ये देखें, ये कोई आपको कहता है ये बनाओ, किस में? HTML में, ये वाला, ये पेज है ना, चलो ये पेज बनाओ पूरा। तो अब आपके पास क्या होंगे? एट्रीब्यूट्स, डेटा एलिमेंट्स, लाइंस हैं। तो आप तो उधर ही बैठे बैठे जो है ना कोडिंग से बना लोगे। मज़ा उस चीज़ का आता है खुद जो चीज़ बनाए, बनी बनाई मिल जाए तो फिर क्या, बात समझे? तो ये क्योंकि आप अब मौलाना साहब हैं, ये कहते हैं अरशद साहब आप मुझे क्या HTML सिखाते हैं, मुझे तो वर्डप्रेस का थोड़ा बहुत सिखा दें, मैं अपनी वर्डप्रेस पे बनी हुई वेबसाइट मुझे मिल गई है। जो वर्डप्रेस में यार इसको लगाना, मैं बंद करके गया था, उठना, वो ऊपर से बटन नीचे कर प्लग के साथ। मैं कहता हूँ गर्मी क्यों हो गई? वो नहीं, वो बोल कर दिया। हाँ सही है ना, बिजली बिलाल दी। अरे अमीर आदमी क्या नहीं मलिक साहब, ऐसी गरीब मस्कीन। तो मौलाना साहब अगर कहे ना ये अरे साहब मुझे क्या HTML में डाल दिया है, मुझे तो एक बनी बनाई वेबसाइट है वर्डप्रेस में बनी हुई है, मैंने उसको मेंटेन करना है। मेंटेन करने के लिए ये क्या है जो उसके अंदर चले गए, उसमें कोई पोस्ट बनाई, उसमें नया पेज बना लिया, इन्हों को मुतमिम साहब ने कहा जी एक नया पेज ले आओ, एक इवेंट वाला पेज ना, जैसे इज्तिमा हो रहा है, ये हो रहा है, वो फंक्शन हो रहा है, तो वो डाल दिया। वेबसाइट पे कोई आए तो देखे जी किसने आना है, कब आना है। बात समझे नहीं समझे? आपकी वेबसाइट एक सोर्स है। ये कहेंगे मुझे तो इससे कोई लगे कोडिंग सीखने की मुझे क्या ज़रूरत है, ये कह सकते हैं, ठीक है। मगर जो यंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं, तो वो तो आए ना, मुकाबला करें ना, ठीक है ना, तो वो इसमें आगे बढ़ें, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, जो प्रोग्रामर होता है ना, वो फिर गेम खेलना भी छोड़ देता है। प्रोग्रामर होता है ना, जो क्रिएटर बन जाता है ना, क्रिएटर बन जाता है, उसके रात को दिमाग में कोई बात आती है, वो सुबह उठ के बैठा होता है, वो कहीं फंसा होता है ना, तो उसको याद आ जाती है, तो वो फिर उठ के जो है ना लग जाता है। तो बड़े काम इससे जो है ना वो करता है। और इस तरह से आप आगे इंशाल्लाह चलते रहे, साथ में FSC करें, BSc करें, हैं जी, और अच्छे टॉप क्लास के प्रोग्रामर हों, और जहाँ भी चले जाएंगे प्रोग्रामर की इतनी कदर है, हर जगह काम आती है, ठीक है ना। अपनी पढ़ाई के दौरान भी काम आएगी, और जो ही बाहर निकलेंगे साथ साथ आप जो है ना पैसे कमा रहे होंगे, और साथ साथ जो है ना मतलब उसमें जा रहे होंगे, और जो ही बाहर निकलेंगे, अगर आपकी फील्ड जो है ना इस साइड की है, तो आप तो उसके मायानाज गुरु होंगे, ठीक हो गया। कैसा है? तो औरों को भी लाएँ, फ़ी सबीलिल्लाह है, ठीक है जी, औरों को भी लाएँ, सही है, और शेयर करें नॉलेज को, और इस तरीके से आगे चलें, तो ये इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा। एक और हमारे दोस्त हैं, उनको पता चला, उनका कोई 32-33 साल का, मेरा तो मैंने आपको बताया ना ERP का ज़्यादा, मैंने 2000 में, सन 2000 में, शायद आप उस वक्त पैदा भी ना हुए, ठीक है जी, तो 2000 में मैंने वेब प्रोग्रामिंग की, जावा सर्वलेट्स में काम किया, वो जावा आया था उस वक्त, तो जावा सर्वलेट्स पे मैं काम करता था।
मगर 2000 पे मैं ERP पे चला गया, ERP सॉफ्टवेयर सैप के ऊपर चला गया, तो उसका मैं ज़्यादा काम मैंने उसमें किया हुआ है। अभी मैंने तो ये काम शुरू कर दिया, मैंने कहा कि मैं शुरू करता, तो मुझे एक बंदे का फ़ोन आया, वो हरीपुर का है, वो पिछले 30 साल से वेब प्रोग्रामिंग कर रहा है। मैंने कहा जी मैं ये इनिशिएटिव लिया है कि जिसमें हम फ़ी सबिलिल्लाह बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। बोले कहते जी मैं भी आता हूँ। तो नेक्स्ट डे वो अगले मंडे संडे को वो भी आएगी। बात समझे नहीं समझे? अच्छा आगे चलते हैं। ये चलेंगे हम, बस ख़त्म करते हैं फिर। आज मौलाना साहब ने दावत भी की हुई है। अब ये देखें आगे के, ये देखें जी, ये देखें वही H1 है, स्टाइल है, तो वैल्यू में आया हुआ है टेक्स्ट अलाइन। क्या आया हुआ है? वैल्यू में क्या आया हुआ है? टेक्स्ट अलाइन। अब टेक्स्ट अलाइन आगे क्या लिखा हुआ है? सेंटर। खुद जब वो लिखता है, ना लिखे तो लेफ़्ट लिखता है कि नहीं लिखता? लेफ़्ट लिखता है ना। और अब सेंटर करना चाहते हैं तो उसको कुछ कहना पड़ेगा ना, उसको सेंटर में लेके जाए। तो मैं कहता हूँ H1 को तुम क्या करो? सेंटर लिखो ना। क्या लिखो? सेंटर। तो बहुत आसानी से टेक्स्ट अलाइन कोलन सेंटर, और आगे ब्रैकेट क्लोज कर दिया, कोटेशन मार्क, फिर नीचे टेक्स्ट अलाइन, फिर उसको सेंटर कर दिया। पैराग्राफ भी सेंटर और हेडिंग भी क्या हो गई है? सेंटर हो गई। तो इसको मैं सेव करता हूँ दोबारा इस पर, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। कंट्रोल है, कंट्रोल आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि आपको पेज बनाने में क्या हासिल हो रहा है? कंट्रोल हासिल हो रहा है। सही। अब देखें, बात सुन लो, ये यहाँ आप हमारे साथ बैठ के हैं, तो इससे क्या, ये बच्चा भी अगर आज सीख जाता है, ये जाकर प्रैक्टिस कर लेता है, तो इसको एक रास्ता पड़ जाएगा ना कि जी ये ऐसे काम होता है। ठीक हो गया। अब मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, बहुत सी वेबसाइट हैं। आप ये बड़ी अच्छी ये वेबसाइट है W3 स्कूल है ना, इसमें आप ये ट्यूटोरियल पे चले गए, ये है लर्न HTML। क्या है? ये आ गया। और यहाँ से आप इसके किस में चले गए? एट्रीब्यूट्स में। सही है। ये देखें, ये आपको बता रहा है ना, ऑल HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट। तो ये बात अपनी ज़बान में हमने कर ली ना, तो समझ आ गई कि नहीं आ गई? क्यों जी? मिसाल से बात समझ आती जाती कि एट्रीब्यूट क्या है, औसाफ है, एक्स्ट्रा चीज़ है, जैसे दरवाज़ा है, वो डेटा, बात समझे, ऐसी बातें कर लें। और फिर जो है ना, ये कहते हैं एट्रीब्यूट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स। कि एट्रीब्यूट क्या है कि वो डेटा एलिमेंट के मुतालिक एक्स्ट्रा क्या दे देता है? इंफॉर्मेशन दे देता है। एट्रीब्यूट आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्ट टैग। तो स्टार्ट टैग में बता दिया ना, डेटा एलिमेंट का एक स्टार्ट टैग है और क्या है? एक एंड है। तो स्टार्ट टैग के अंदर एट्रीब्यूट्स को क्या करेंगे? हम इस्तेमाल करेंगे। एट्रीब्यूट यूजुअली कम इन नेम उसका आता है, नेम आ गया ना, यूजुअली अक्सर यही है, नेम आता है या वैल्यू आती है, या क्या आती है? वैल्यू आती है। नेम, वैल्यू, और या पेयर का मतलब है दोनों आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? दोनों आ जाते हैं। पेयर लिंक आ जाता है। जैसे ये नेम लिखा, हमने स्टाइल में क्या लिखा था? नाम लिखा था, इक्वल साइन डाला था, और वैल्यू फिर उसमें लिखी थी, उसका इस्तेमाल है। तो ये नीचे जो है ना, आपको इसका इस्तेमाल भी बता रहा है। ठीक है, बस ये एक करते हैं। ये इमेज है। क्या है? ये इमेज एट्रीब्यूट्स है। इमेज डेटा एलिमेंट है। इमेज क्या है? डेटा एलिमेंट। IMG क्या है? एक डेटा एलिमेंट है। उसका बस स्टार्ट है, उसकी एंड की ज़रूरत है। स्टार्ट है, एंड की ज़रूरत है। वो क्या है? इमेज है। अब देखें, इसमें हम जाते हैं,
ये एक इमेज है, तस्वीर जिसको कहते हैं, इसका क्या नाम है जी, PIC3 PNG आगे उसकी टाइप होती है। इसको अपनी वेबसाइट पे आप लाना चाहते हैं तो वो आप कैसे लाएंगे, या कोई भी जो इमेज है उसको आप कैसे लाएंगे, तो वो किससे आप लाएंगे, है नी। डेटा एलिमेंट क्या है, ये IMG है, ये देखें IMG, और मैं यहाँ आ गया, ये जो IMG है ये क्या है, डेटा एलिमेंट, ये वाला IMG देखिए खुद ले भी आया, ये क्या है, डेटा एलिमेंट। सही। अब ये होता है ना कि पेज के अंदर इमेज भी हम लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे वो है SRC, ठीक है। SRC का मतलब है सोर्स, कौन सी जगह मैं कहाँ से उठाऊँ, बात समझे नहीं समझे। वो ये कंप्यूटर पूछता है अच्छा बताओगे ये इमेज मैं कहाँ से उठा के लाऊं, ठीक हो गया। मैं कहता हूँ जनाब तू ऐसे करना, जहाँ पे ये प्रोग्राम है वहीं पे एक इमेज पड़ा हुआ है, जिस डायरेक्टरी के अंदर ये प्रोग्राम सेव है, जिस डायरेक्टरी के अंदर ये पीछे डायरेक्टरी my.html है ना, है नी, उसी के अंदर क्या है, इमेज भी है। तो तू उस इमेज को जो है ना उठा के डिस्प्ले कर दे, तो वो picture.png उसकी टाइप भी देनी है, picture.png उसकी टाइप भी दी, ये जैसे ये JPG इसने दी हुई है और उसकी टाइप भी दे दी, ठीक हो गया। और आगे एक और हम काम करते हैं, हम कहते हैं उसका इमेज का साइज़ मुझे बड़ा लग रहा है, उस साइज़ को भी क्या कर दो तुम सेट कर दो। तो देखें दोबारा एक एट्रीब्यूट मैं इस्तेमाल करता हूँ विड्थ, क्या इस्तेमाल करता हूँ, विड्थ, और विड्थ के साथ मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ 500, और हाइट क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ 600। और चले विड्थ को और कम कर देता हूँ, मैं कहता हूँ विड्थ को 300 करो और हाइट को कितना करो तुम 500 कर दो। चलो छोड़ो, हम और सादा काम करते हैं, हम कहते हैं तुम हाइट इसकी 300 रख दो। हाइट कितनी रख दो, जब हाइट देता है ना विड्थ खुद ही एडजस्ट कर लेता है, जब उसकी हाइट देता है विड्थ खुद ही एडजस्ट कर लेता है। तो मुझे बताएं मुश्किल है ये, क्या लिखा मैंने, IMG डेटा एलिमेंट है, किसके लिए, इमेज उठाने के लिए, क्या उठाने के लिए, इस तरह वीडियो लगाने के लिए भी आएगा, बात समझे नहीं समझे। तो इमेज उठाने के लिए है तो IMG लिखा, और एट्रीब्यूट देना पड़ेगा। एट्रीब्यूट देने के लिए मैंने एक एट्रीब्यूट लाया SRC, क्या लाया SRC का मतलब सोर्स मैं कहाँ से उठा के लाऊं। तो मैं कह रहा हूँ कि ये पिक्चर जो है, पिक्चर में है उसका नाम जो था picture3 था, देख लेता हूँ, ये देखें PIC3 नाम लिखा हुआ है ना, और एक्सटेंशन क्या है PNG है, सही है। मैं कहता हूँ तुम वहाँ स्टाओ, इसका ये रखा, ठीक हो गया, और ये हटा दो, ये मैं सेव कर दिया, ठीक हो गया। और स्टाइल 1 है ना, स्टाइल 1 हमारा कहाँ है, यहाँ पे जो उसके अंदर है, हम क्योंकि इस फाइल को वही सेव करेंगे जहाँ पे पिक्चर पड़ी हुई है, ठीक है, नहीं तो पूरा पाथ देना पड़ेगा। ये उधर सेव थी, इसको बाहर सेव करता हूँ, ये आ गई स्टाइल 1, ठीक हो गया। तो पिक्चर भी कहाँ पड़ी है, यहीं पड़ी है, सही। अब इसको आप डबल क्लिक करें, वो इतनी बड़ी थी पहले, हाँ वो इतनी बड़ी थी, उस पिक्चर को मैंने फिट कर दिया, समझे ना बात। अब उसको अलाइन कहाँ करना है, लेफ़्ट करना है, उसके फिर एट्रीब्यूट है अंदर, सही है। तो इमेज डेटा एलिमेंट है, वो कंट्रोल किसको करेगा, इमेज को लाएगा, मगर उसमें सोर्स देना है, क्या देना है आपने, सोर्स देना है।
अब सोर्स एक का आपका ऐसा सोर्स होगा, सुनना मेरी बात, ऐसा सोर्स होगा जहाँ पे आपने वेबसाइट बनाई है तो वो होस्टिंग होती है ना, तो वहाँ पे इमेजेस की डायरेक्टरी होती है। इमेजेस की क्या होती है? वीडियोस की डायरेक्टरी होती है, इमेजेस की डायरेक्टरी। एक बड़ी डायरेक्टरी है, मैं उसकी वेबसाइट आप बना रहा हूँ, उसका नाम होगा, वही फोल्डर होगा, जैसे अभी ये फोल्डर आपको नज़र आया, ठीक है ना जी, फोल्डर होगा, ठीक है। जैसे फैब्स एक वेबसाइट है, फैब्स का फोल्डर है, उसके अंदर इमेजेस की एक डायरेक्टरी आप रखेंगे, एक जो है ना वीडियोस की डायरेक्टरी आप रखेंगे, समझ गए बात। और जब आप पेज के सारे अपने इमेजेस वहाँ डायरेक्टरी के अंदर रखेंगे जहाँ शो कराने हैं जिस पेज के ऊपर, उस पर ये कोड लिखोगे, उस पर क्या लिखोगे? ये वाला कोड लिखोगे, ये वाला कोड लिखोगे भाई, इस इमेज को इस सोर्स से, और यहाँ पे स्लैश डाल के इमेजेस और फिर स्लैश इमेजेस और फिर स्लैश। बात समझे नहीं समझे? ये इमेजेस क्या है? ये वो डायरेक्टरी है, सब डायरेक्टरी है फोल्डर के अंदर। एक आपका मेन फोल्डर बन गया ना, उसमें तो ये प्रोग्राम है, ठीक हो गया। आप उसको कहते हैं स्लैश इमेजेस स्लैश ये नाम, तो तुम इसको क्या करो, उठा के, तो वो उठा के शो कर देगा। तो ये आपकी इमेजेस को, इस तरह वीडियोस का भी ये लिंक आएगा। तो आसान है कि नहीं? कि जी इमेज क्या है? डेटा एलिमेंट। इमेज क्या है? IMG क्या है? डेटा एलिमेंट। उसको यूज़ कैसे करना है? ब्रैकेट। ये बच्चा भी कर सकता है, सब कर सकते नहीं कर सकते, हो गया। कहाँ पड़ी हुई है? कंप्यूटर में उस डायरेक्टरी में पड़ी है, डायरेक्ट नाम दे दो। किसी सब डायरेक्टरी में पड़ी हुई है स्लैश इमेजेस, और किसी सब डायरेक्टरी में फिर स्लैश आ गया। मलक साहब समझ आ रही? मुश्किल तो नहीं हो रहा? मैं बिल्कुल आसान से आता हूँ ना कि ये वो मुश्किल ना हो, ठीक है। जब उससे आप आ जाएंगे फिर आपके लिए हो। तो अब इसको जो है ना उसने उठा लेगा, इसको उठाएगा, उठा के आपने देख लिया, उसको क्या कर दिया, उसने शो कर दिया, तो हाइट दे दी, ठीक है। इसी तरीके से उसकी मैं अगर ये देखें हाइट और विड्थ दोनों दूँ, ये दे दिए, दोनों दे दिए, और इसको आप जो है वो कंट्रोल कर लें। ठीक है, अब देखेंगे ये दूसरा हमने चला दिया, ये वाला चला। यहाँ हमसे क्या गलती हुई, ये देखें, वो पूरा कोड ही नहीं काम कर रहा, पूरा कोड ही काम नहीं किया, वह भी हो गया। कोटेशन मार्क हमने क्लोज, और कोई एरर भी नहीं दे रहा। इसलिए इसको पक्का याद करना कि जी ये होता है ना, कुछ प्रोग्रामिंग जो है ना वो एरर दे देती। उसने कहा छोड़ो, ये तो ये इमेज वाला तो ये है ही कुछ और है, बात समझे, उसने डिस्प्ले ही नहीं किया। सही है, हमने ये गलती हुई कि इधर जो है ना हमने वो नहीं दिया, ठीक है, वो हमें डिस्टर्ब कर गया। अब आ गई सही, उस हाइट और इक्वल भी कर सकते, जो मर्ज़ी करें। जैसे बैनर बनाते हैं ना, तो बैनर में क्या होती है, बैनर में वेड्थ कम होती है, अपना वेड्थ ज़्यादा होती है, ये करते हैं, ठीक है ना, और हाइट क्या होती है, कम होती है। बैनर होता है ना, स्लाइडर आपने देखे होंगे, ठीक है, बराबर भी कर सकते हैं, उस तरफ बना सकते हैं, लेकिन ऐसे आगे, और इसकी हाइट कम कर दें, बैनर जो स्लाइडर होता है, या बराबर भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है इसके ऊपर। सही है ना। तो ये इमेज है, ये क्या है, इमेज, ये पाथ दे दिया। बस आखिरी एक करके ख़त्म करते हैं ये। अब देखें मैं
ये पिक्चर है एक ना, ये फौजियों की क्या है, एक पिक्चर है, ये याहू की साइट पे है। इधर मैं राइट क्लिक किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पे है जी कॉपी इमेज एड्रेस। क्या है? इमेज एड्रेस। ठीक हो, ये कॉपी मैंने कर लिया इमेज एड्रेस। कॉपी इमेज एड्रेस किया और एक नए विंडोज़ में जाके उसको मैंने पेस्ट किया, तो वो आ गया कि नहीं आ गया? इसको मैं अपनी वेबसाइट में लाना चाहता हूँ। इस इमेज को कहाँ लाना चाहता हूँ? अपने उसमें लाना। तो कहाँ जाऊँगा? चला गया ना यहाँ, और इसकी जगह वो जो कॉपी इमेज एड्रेस किया था यहाँ पेस्ट कर दें। बहुत लंबा है, कोई मसला नहीं, हो गया ना पेस्ट। सेव किया, नहीं समझे बात? ये उसकी वेबसाइट पे, उसकी डायरेक्टरी में ये इमेज क्या है, सेव है। मैं अपनी में ले आया। अब एक बच्चा ये सीख जाता है, ब्लॉगिंग वाली साइट सीख लेता है, और वो क्या करता है, वो अपनी ब्लॉगिंग की साइट बनाएगा वर्डप्रेस के अंदर, और वो क्या करेगा, और 2-3 घंटे लगाएगा। मिसाल के तौर पे स्पोर्ट्स की सारी न्यूज़ जो है मुख्तलिफ साइट से उठाएगा और अपनी साइट पे क्या कर देगा, वो डाल देगा, और उसको वो कमर्शियल, वो उसको उसकी एडवर्टाइजमेंट कर देगा। अब कहेंगे कि यार मुआविया की जो है ना ये ब्लॉगिंग जो है बहुत अच्छी है, यहाँ पे तो मुझे तो स्पोर्ट्स साइट सारी की सारी यहाँ पे मिल जाती। वो क्या करेगा, अपने वो उस कोड के अंदर जो है ना वहाँ से कॉपी पेस्ट मारेगा और सारी यहाँ, ठीक है ना। तो ये इमेज वहाँ से उठाया, अगर उसने अपनी लोकेशन से इस इमेज को गायब कर दिया तो ये फिर मेरा इमेज ये भी गायब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। जैसे मैं अपनी डायरेक्टरी में इमेज रखा हुआ था, उसको वहाँ से डिलीट कर दूँ और पाथ वहाँ का दिया हुआ है, तो वो नज़र आएगा? वो नहीं नज़र आएगा ना। तो इसका ये है कि ये वहाँ से उठा तो ये यहाँ पे आया, और इसी तरीके से वहाँ से हाँ अब यहाँ से कॉपी करें और इसको हेडर में जाके लिखते हैं, इसको पैराग्राफ में जाके लिखते हैं, तो क्या बन जाएगी? आपके चैनल पे न्यूज़ बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? आपकी वेबसाइट पे न्यूज़ बन जाएगी। मेरी बात समझे? यहाँ से कॉपी किया टेक्स्ट तो कॉपी हो जाता है, इमेज तो वहाँ पे स्टोर है। इस तरह वीडियो का लिंक उठा लिया और वीडियो का वहाँ पे डाल दिया। तो ये चीज़ जो है ना, ये आपको ये पीछे काम क्या हो रहा है ये। अब कोई और बंदा देखेगा, वो कहेगा वो हो ये मुआविया ने तो बड़ा मतलब है इसमें कोडिंग की हुई है, हालांकि उसको नहीं पता कि जिसने इमेज उठा के वहाँ से लिंक करके कॉपी लेके और उठा के तो है वही IMG है। क्या है? IMG। काफ़ी है, हैं? कोई सवाल हो तो पूछें, शाबाश। इसमें जो हम साइन लगाते हैं, मतलब ये कोटेशन मार्क लग रहा है या स्लैश लग रहा है, ये याद कैसे कर सकते हैं इसमें? वो कहाँ लगाते हैं? वो जो स्लैश डायरेक्टरी जो दिया था, हैं? मतलब बीच में कुछ ऐसे भी आते हैं ना जो कि नहीं याद होता। हाँ, देखें हमने यही तो कहा है ना कि देखें, बात सुने मेरे, हमने इमेज की बात की, क्या की? इमेज की। चले मैं यहाँ जाता हूँ आपको और सब, क्योंकि टाइम कम था तो अगले उसमें फिर कर लेंगे। देखें बात सुने मेरे, ये कहता है, ये यहाँ समझा रहा है एब्सोल्यूट URL। क्या है? एब्सोल्यूट URL ये है कि लिंक्स टू एन एक्सटर्नल इमेज दैट इज होस्टेड एन अदर वेबसाइट, कि ऐसा लिंक है जो दूसरी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। एग्जाम्पल ये दिया है, ये एग्जाम्पल उसने दी है। तो मैंने क्या किया कि मैं तो वहाँ किसी वेबसाइट पे चलेंगे, राइट क्लिक करें, कॉपी, क्या था लिंक, सोर्स लिंक कॉपी करके यहाँ के पेस्ट कर दें। सही है।
या आपको पता है वेबसाइट का तो पूरा उसका एड्रेस दें, HTTPS, ये तो ऐसे एड्रेस से कॉल भी होती है ना, :// उस, और आगे जो है ना उसका एड्रेस है, और /images देखा ना, ये जो वेबसाइट है इसने अपनी इमेजेस की डायरेक्टरी के अंदर ये एक रखी हुई है, इमेज रखी हुई है, ठीक है। अगर इसी को मैं उधर ले जाऊं तो तभी ये काम कर जाएगी। कहते हैं एक्सटर्नल इमेज माइट बी अंडर कॉपीराइट, आप उठा के लाएं तो कॉपीराइट भी उसके वो होते हैं। ये भी आपको समझाएंगे कि कॉपीराइट जो चीज़ें होती है उसको कैसे इस्तेमाल कर सकता है, और उसका क्या तरीक़ाकार होगा, और कैसे जो है ना वो आपके ऊपर जो है ना स्ट्राइक नहीं आएगा। और जब वहाँ से ख़त्म हो गया, एक है रिलेटिव URL। रिलेटिव ये है कि जो आपका अपना इमेज है, जो क्या है आपका अपना है, जो अपने इमेज में जो है ना होगा, तो ये इसकी इमेज की। और लिखने का तरीका इसका यही है कि स्लैश के साथ जो सब डायरेक्टरी होगी किसके साथ लिखेंगे, स्लैश के साथ उसको आप लिखेंगे, और इस तरीके से जो है ना इमेज स्टोर करेंगे। तो ये आगे जब वेबसाइट पे हम काम करेंगे तो फिर आपको बताया जाएगा कौन कौन सी डायरेक्टरीज़ को मैनेज किया जाता है। बात समझे नहीं समझे। और वर्डप्रेस भी जो डायरेक्टरीज़ बनाता है वो भी उसी तरीके से बनाता है। और कभी ऐसे हो जाता है कि फ्रंट एंड पे वर्डप्रेस फंस जाता है और डायरेक्टरीज़ के अंदर जाके हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। डायरेक्टरीज़ में जाके जो है ना हमें जो है ना अपना जो कोड है उसको अपलोड करना पड़ता है, कॉपी करना पड़ता है। तो अगर इन चीज़ों का कंसेप्ट नहीं होगा, आप वहाँ जाके कहेंगे मुश्किल काम है, छोड़ यार मैं निकलता हूँ यहाँ से, भागता हूँ यहाँ से। ठीक, तो हर चीज़ का क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। आजकल ये मतलब ये हो गया कि वो कहते हैं जी एक दिन में मैं क्या बनूं, मास्टर बन जाऊं, वो बन नहीं सकता, होगा स्टेप बाय स्टेप होगा। थोड़ा सा आप मतलब जाएंगे और बहुत अच्छे प्रोग्राम आप गाइड कर रहे होंगे आगे, समझ गए बात, ऐसे होगा। और कुछ है बस पूछना चाहिए, और कुछ ज़हन में क्वेश्चन? अच्छा आप वो क्या नाम है, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि हमारा वेब डेवलपमेंट का बात क्या होता है। अब मुझसे सवाल हो रहा था ग्रुप पे कि जी पर्सनल पे आ रहा था कि जी आप क्या पढ़ाएंगे, क्या क्या पढ़ाएंगे आप, बात समझें नहीं समझे। ये जो मैं लिंक भेजता रहता हूँ ना lms.arshaddeveloper.com, इसके ऊपर तो वो लर्निंग मैनेजमेंट का जो स्टाइल है कि वीडियो भी लगी हुई है, उसके अंदर सारे जो है ना एक तरतीब के साथ वो जा रहा है, इसी के ऊपर आपका वो टेस्ट भी बिल्डअप हो जाए। तो मेरी वेबसाइट से मैंने उस दिन बैठा हुआ था, मैंने कहा यार मैं क्या इनको जवाब दूँ। तो ये देखें मैं वर्डप्रेस में ये बना हुआ है, उसमें मैं गया हूँ और उसका जो एलिमेंटर था, चीज़ें बनी जहाँ पड़ी होती हैं वो मैंने उठाई हैं। वो देखें ऊपर वही है ना, H1 ही है कि नहीं है, ठीक है। नीचे वो बॉक्स बना कि नहीं बना बॉक्स, ये आप सीखेंगे। और नीचे देखें उसी तरीके से हेडिंग और ये वो एट्रीब्यूट्स लगा के वो बन गया, बॉक्स का बैकग्राउंड आ गया, फ्रंट एंड आ गया। आगे जो है ना वो देखें टोटली लिखा है, उसको एक तरीके से फ्री लिखा है एक से, और 1 मंथ का जो है ना वो हमने जो अभी डेटा एलिमेंट पढ़ा है वो किसका, सुपरस्क्रिप्ट का पढ़ा है, तो उसमें वो लिखा गया, ठीक है जी। और आगे हेडिंग दी है, और साथ में जो है ना ये भी आप सीखेंगे कि जी कोई पिक्चर लगानी पड़े तो कैसे लगाई पड़े, देखें। तो एक मैसेज को जी हम पहले ये पढ़ाएंगे कि 1 मंथ ये पढ़ाएंगे, HTML बेसिक ये पढ़ाएंगे कि इफ़ यू वांट समथिंग गेट एनरोल्ड, इस पर क्लिक करेगा तो वो आगे उसको वो मिल, समझिए बात। तो इसमें HTML बेसिक्स होगी, HTML फॉर्म्स होगी, HTMल ग्राफिक्स होगी, HTMल मीडिया जिसमें बताया जाएगा, HTMल की जो APIs यूज होती हैं उसको बताया जाएगा, और HTML रेफरेंसेस वो बताया जाएगा। तो इसमें गेट एनरोल आप क्लिक करेंगे, ये आप एनरोल में चले जाएंगे, और ठीक है इसी तरीके से नेक्स्ट बना दिया, वो CSS का इसका टाइम बता दिया, इस तरह से सही हो गया जी। आगे चले तो ये जावास्क्रिप्ट का आ गया, इसमें से हम क्या क्या पढ़ाएंगे,
ये एसक्यूएल का हम पढ़ाएंगे, एसक्यूएल जो बैक एंड प्रोग्रामिंग है, डेटाबेस को कैसे एक्सेस करते हैं, ठीक है ना, ये आ जाएगी। और आगे आगे जो है ना वर्डप्रेस आ जाएगा, ये घंटों में है सारा, ठीक है। ये वर्डप्रेस का हमारा जो है ना ये 7-8 घंटे का ये कोर्स है, ये इसमें आ जाएगा। आगे पाइथन है, पाइथन 2 मंथ में हम लेकर जाएंगे। पाइथन जो है ना एक पूरी लैंग्वेज है और उसके जो ना बैक एंड प्रोग्रामिंग के लिए जो है ना ये जाएगा। 2 मंथ का मतलब ये होता है ना कि जैसे ये महीना है, हम हर संडे को आते हैं, 2 घंटे क्लास लेते हैं, तो महीने में 4 संडे, ठीक है ना, तो 4 दूनी 8 घंटे का, वो उसका 16 घंटे का हो जाएगा। तो कहने का देखें, इसमें वही आगे बढ़ेगा। मैं आपको कोई मास्टर तो नहीं कराने वाला है इसमें, भाषण हम आपको लेके जा रहे हैं, आपकी हेल्प चले जाएंगे, आपको रास्ता मिल जाएगा, अच्छा इससे मैं आगे यहाँ जा सकता हूँ, यहाँ सकता हूँ, तो अपनी इंटरेस्ट पे फिर जो जितना आगे जाएगा वो जा सकता है, ठीक है, हम उसमें रखेंगे उसमें। अच्छा, तो मैं ये एक चीज़ दिखाई। अब ये देखें, वेयर टू स्टार्ट, एक और मैंने प्रेजेंटेशन दे दी है। ये एट्रीब्यूट्स लगे हुए हैं, बॉक्स है, बॉक्स को जो है ना वो फ्लैप कर रहा है, ठीक है, और ये स्लाइडर ला रहा है, स्लाइड इन कर रहा है, ठीक हो। अच्छा, ये पेज बनाने में मैं तो वैसे ऑफिस में बैठा हुआ, तो काम कोई नहीं था, मैं इसको खोला, माविया कितना टाइम लगा होगा मुझे, नहीं लगा होगा ना, क्यों, वहाँ वर्डप्रेस में चीज़ें बनी हुई हैं, वहाँ से मैंने उठाया इसको, क्या रोटेक्स पे का, चलो पेज बन गया, ठीक है ना। ये आसान है, मगर इसके पीछे क्या है, मतलब किस तरीके से है वो अभी आप सीख रहे हैं, ठीक है। उसका सीखना जो है ना इंतहाई ज़रूरी है कि आप देखेंगे वर्डप्रेस में जाएंगे तो वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट आती है वो ये आती है कि जी ये थीम नहीं, ये नहीं, हम मुझे कोई कोडिंग से कुछ नई चीज़ करनी है, तो वर्डप्रेस जो है ना वहाँ पे कोड का ऑप्शन दे देता है कि आओ इसके अंदर क्या लिख लो, कोड लिख लो और अपनी मर्ज़ी का काम इसमें, ठीक है। वाक़ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो फ़ायदा हो रहा है, सजेशन भी दिया करें ना कि जी आप और थोड़ा सा इसको आसान कर दें या इस तरीके से, क्यों बेटा सही जा रहा है, हैं? अब बकर समझ आ रहा है, हमारा कंप्यूटर है। अच्छा, मैं कह रहा था कि ये आपके ये पूरा हो जाए, जावास्क्रिप्ट थोड़ा बहुत आप करने, वर्डप्रेस पे आपके चले जाएंगे, तो हम आपको दे देंगे वर्डप्रेस के ऊपर ही एक्सेस दे देंगे, ठीक है, यूज़र दे देंगे, पासवर्ड दे देंगे, ठीक हो गया। और आपको कह देंगे चलो यार तुम ये जो वेबसाइट बनी हुई ना इसका रेप्लिका बनाओ, इसका क्या बनाओ, रेप्लिका। तो जब आप उसका रेप्लिका बना दें, लाजमी की बात, तो उसमें फंसेंगे आप, फंसेंगे नहीं फंसेंगे, आपको ये चीज़ कैसे है, ये कैसे, मतलब क्लोन बना लो उसका, हैं, रेप्लिका उस जैसी बना दो, उस जो ये वेबसाइट है इस जैसी ये वेबसाइट क्या करो, इसको सब पता है, ये तब पूछता है कि आपको समझ आए, है ना, ये आपको समझा तो ये बना दो। तो उसमें जब आप रखते, एक दफ़ा आपने पूरी वेबसाइट आपने बना ली तो आप क्या हो जाएंगे, एक्सपर्ट ही आ जाओ, ठीक, चलिए। हाँ भैया, आप कहाँ पहुँचे, सर बस इन्हीं के साथ करो, मेरे पास तो इनके साथ जा रहे हो? तो कहाँ पहुँचे, 5 साल शुरू किए शुरू किए? मेरे को बोर्ड के पेपर चाह रहे थे तो हम लंच के बाद ठीक है, ठीक है।
ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸੁਣਾਓ ਕਿਹੜਾ ਮੌਲੀ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ